पख्तूनख्वा हुकूमत अवामी जलसों में मुसलसल ये इल्ज़ाम लगाती है कि वफाक ने सूबे के फ़ंड्स रोक रखे हैं, लेकिन अब सूबाई असम्बली में पेश की गई सरकारी दस्तावेज़ात ने इन्हीं दावों की नफ़ी की है। दस्तावेज़ात के मुताबिक गुज़श्ता 5 बरस के दौरान वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को कौमी मालियाती कमीशन यानी कि NFC और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग की मद में मजमूई तौर पर 34 खरब 88 अरब 67 करोड़ 50 लाख रुपए फराहम किए, जबकि इन्हीं दस्तावेज़ात के मुताबिक इन 5 बरसों में वफाकी फ़ंड्स में सूबे का मजमूई हिस्सा 36 खरब 47 अरब 64 करोड़ 90 लाख रुपए बनता था। तफसीलात के मुताबिक 31 खरब 14 अरब 45 करोड़ रुपए NFC के तहत और 3 खरब 74 अरब 22 करोड़ 40 लाख रुपए वॉर ऑन टेरर की मद में दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा फंड माली साल 2024-25 में मिले, जिनकी मालियत 10 खरब 46 अरब 87 करोड़ 85 लाख रुपए है। दूसरी जानिब अमन अमान और गवर्नेंस के मसाइल बदस्तूर बरकरार हैं, क्योंकि सूबाई हुकूमत हर मामले पर सियासत करती हुई नज़र आती है। कभी वादी तीरा से नकल मकानी का मामला और कभी अफगान बाशिंदों की वापसी का फैसला। हर मामले पर वफाकी पॉलिसी की मुखालफत की गई। उधर जो तरमीमी बिल है उसके ज़रिए पख्तूनख्वा के जो अरकान असम्बली हैं उनके लिए टोल टैक्सों में इस्तिस्ना जो है उसका रिक्वेस्ट की गई है। ममनुआ बोर के असलहा लाइसेंस की तादाद 8 तक बढ़ाने के लिए कहा गया है। 4 उसमें फ्री, 4 उसमें फ़ीस दी जाएगी। अरकान असम्बली और उनकी फ़ैमिली के लिए ताहयात ब्लू पासपोर्ट की भी सिफारिश की गई है वफाक से, क्योंकि ये वहाँ से अप्रूव होगा तो ही होगा। दूसरी तरफ गेस्ट हाउसेज जो हैं उसमें मुफ्त रिहाइश, खुसूसी सिक्योरिटी, गिरफ्तारी से कबल स्पीकर की इजाज़त जैसी कुछ मराहत जो हैं वो तजवीज़ की गई हैं, जिन पर शदीद अवामी तनकीद के बाद बिल वापस लेने की बात भी सामने आई है। और यह कि जब सरकारी रिकॉर्ड खुद फ़ंड्स की वसूली की तस्दीक कर रहा है तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्यों वफाक पर इल्ज़ाम लगाती है। और सवाल पख्तूनख्वा के अवाम का भी है कि अवाम का असल मसला जो है वो फ़ंड्स की कमी था या फिर गवर्नेंस है। इस सबको डिस्कस करने जा रहे हैं इन डिटेल। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, ज़ाहिर शाह सिराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुसलसल एक बयानिया रहा है, मौक़िफ़ रहा है कि वफाक उनके पैसे नहीं दे रहा और उनके जो पैसे बनते हैं अब वो नहीं है। लेकिन असम्बली में जो जवाब जमा करवाया गया उसमें तो बुनियादी तौर पे 34 खरब 88 अरब 67 करोड़ और 50 लाख रुपए ये बताया गया है कि वफाक से इनको मिले हैं। तो अब क्या रह गया है जो एग्जैक्टली नहीं मिल रहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो आप वो बात कर रहे हैं जो उन्होंने दिए हैं, जो उनके ज़िम्मे बकायजात हैं वो आपने उसका जिक्र आपने नहीं किया, वो भी आप कर लेते हैं। मेरे ख्याल से 4000 अरब से ज़्यादा तो उनके ऊपर बकायजात है हमारे। तो ये उनके अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप कहें कि जी इतने मिले हैं आप उसी गुजारा करें। जो हक बनता है, जो आईनी हक है, वो तो हर सूरत में देना होता है। आप पंजाब को पूरा देते हैं, सिंध को पूरा देते हैं, और खैबर पख्तूनख्वा जहाँ दहशतगर्दी हो रही है, जहाँ पे और मामलात ख़राब है, अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, यहाँ अफगानिस्तान बॉर्डर लगा हुआ है और आए रोज़ दहशतगर्दी हो रही है, तो उस हवाले से आपको ये ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि बार बार आप कह रहे हैं कि जी अब खैबर पख्तूनख्वा को इतने पैसे मिले, खैबर पख्तूनख्वा को 1% वार ऑन टेरर पर मिला। हालांकि ये तो मुख्तलिफ सूबों के मुख्तलिफ मद में पैसे दिए जाते हैं जो उनको सपोर्ट किया जाता है। इस तरह पंजाब को कोई 3.5% मिल रहा है, इसी तरह सिंध को कोई 2 पॉइंट समथिंग इस तरह मिल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा को फिर दहशतगर्दी भी सबसे ज़्यादा है, पसमानदगी भी ज़्यादा है, उसके बावजूद 1% मिल रहा है। वो हर वजीर आके 1% याद दिलाता है और हर वजीर आके कहता है जी हिसाब दो। ये पता नहीं है सूबा कोई ख्याल से कोई रेंट पे तो नहीं लिया है हमने, ये तो अवाम ने वोट दिया है हमें और हमसे पूछा जाता है। लेकिन पंजाब में 11 अरब का जहाज खरीदा गया, उनसे कोई तलब नहीं कि भाई 11 अरब का जहाज आपने क्यों खरीदा आखिर। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को बिल्कुल टारगेट पे लिया हुआ है और हर चीज़ के ऊपर तनकीद हो रही है। हर उस चीज़ को जो हम करना चाहते हैं वो उसको नेगेटिव किया जाता है, उस पर तनकीद की जाती है। तो आई थिंक जो इससे ये हरगिज़ मतलब ना लिया जाए कि हमें कहा कि जी आपको इतने पैसे मिले हैं, तो उसके मिलने से क्या हम अपने हक से दस्तबरदार हो जाएं? हम तो अपना हक तो मांगेंगे, क्योंकि आई नहीं है कि आप हम पे एहसान तो नहीं कर रहे हैं ना। अच्छा सिराज साहब, बुनियादी तौर पे ये जो सारी सूरत हाल है इसमें आप समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पहले दिन से इसमें ट्रांसपेरेंट रही और ये तो बताती रही कि इतना मिलता रहा। और शौकत यूसुफ़ज़ई साहब को आपने सुना है, वो ये कहते हैं कि जो नहीं मिल रहा उसका भी तो जिक्र करें, तो सिर्फ मिलने वाले का जिक्र कर देना इस बात को मुकम्मल नहीं करता या कर देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए शौकत भाई ठीक कह रहे हैं कि जो नहीं मिला वो मिलना चाहिए, जो सूबे का हक है, NFC अवार्ड में है, चाहे वो आपके ऑयल एंड गैस की रॉयल्टी है या आपका 1% वॉर ऑन टेरर है, वो क्यों नहीं दे रही? देना चाहिए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को माइट लायबिलिटी जो फेडरल गवर्नमेंट के ज़िम्मे वो क्लियर होनी चाहिए। दूसरा आप देखिए PSDP जो प्रोजेक्ट्स थे 90 के करीब, वो तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा के वो बंद कर दिए गए। आई सपोर्ट गवर्नमेंट ऑन दैट साइड। मैं दूसरी तरफ भी आ रहा हूँ,
लेकिन एक जो सवाल पैदा होता है कि वो क्यों फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो डिसकंटिन्यू किए, चाहे वो वफाक और सूबे का इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट है या ज़ाती कॉन्फ्लिक्ट है या मिसाल के तौर पर पॉलिटिकल इख्तिलाफ है, लेकिन उससे सफ़र सूबे के लोग 4.5 करोड़ लोग हो रहे हैं, क्योंकि जो फेडरल के प्रोजेक्ट है वो सारे बंद हुए। दूसरा देखिए, पिछले साल हमें 10 खरब समथिंग रुपए मिले 2024-25 के अंदर, ठीक है। वो शौकत भाई ने डॉक्यूमेंट देखा होगा, उसके अंदर मौजूद है। 1 खरब और 12 अरब से ज़ायद रुपए मिले वॉर ऑन टेरर। अब सवाल ये पैदा होता है कि वॉर ऑन टेरर में हम इंतजार करते रहेंगे कि कंपेंसेशन की मद में लोगों को पैसे देंगे कि नहीं, हम अपने मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करेंगे। अब हमारे यहाँ अभी तक हम जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर पैसे वॉर ऑन टेरर में मिले तो दैट शुड बी डाइवर्टेड टुवर्ड्स वॉर ऑन टेरर। लेकिन सूबे की बदकिस्मती ये है कि 9% सिर्फ सूबे के अपनी रेवेन्यू है फॉर बजटिंग, बाकी 91% पे आप रिलाई करते हैं फेडरल जो हमारे एनएफसी है या बाकी जो फेडरेशन से हमें वहाँ से लाते हैं टैक्सेस के पैसे, साथ साथ वर्ल्ड बैंक, IMF, थोड़े बहुत जो प्रोजेक्ट हैं फॉरेन फंडेड, वो भी इस दफ़ा देखें वो उन्होंने मशरूत कर दिया कि फेडरल गवर्नमेंट हमें जो है गारंटी देगी तो हम प्रोजेक्ट लेके आएंगे, वरना वो भी पैसे नहीं आएंगे। अभी जो हाइपोथेटिकल बजट हम कहते हैं हमने जो पेश किया, आप उसमें देखिए 1201 स्कीमें हमने मजीद डाल दी, 1500 ऑलरेडी जो है वो कंप्लीट नहीं है, 500 उसमें आपने निकाल दी। तो शौकत साहब इस बात पे फिर जरा सा इनकी गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म का जो सामना उसको करना पड़ता है कि आपने प्लानिंग क्या की है। क्या 34 खरब रुपए जो मिले, क्या हमने हाइडल प्रॉफिट में सबसे ज्यादा 30 खरब के करीब बताया जाता है, 4 खरब से जायद जो है वो मिले वॉर ऑन टेरर या एंटी टेररिस्ट जो जितना उसकी जो यूटिलाइजेशन है शौकत साहब वो हाँ जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब हमने क्या डाइवर्ट किए टुवर्ड्स अदर एक्सपेंडिचर्स, क्या हमने उसको डेवलपमेंट पे लगाया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं इसका जवाब ले लेता हूँ ना, ये इसका भी जवाब ले लेते हैं, फिर डेफिनेटली उसको आगे लेकर चलना है, वो जो बिल है उसको भी डिस्कस करना है। शौकत साहब, ये बुनियादी तौर पर एक सवाल है कि जी ठीक है, कितने मिल रहे हैं और कितने रह गए, आपका इख्तियार है और हक़ है, आप उसको मांगें, लेकिन जो मिल रहे हैं उसकी जो यूटिलाइजेशन है, जैसे शराई साहब ने बताया, इस पर आपका क्या रद्द अमल रहेगा कि आप सही जगह लगा रहे हैं, नई स्कीम्स जो हैं वो बुनियादी तौर पर ड्रेन नहीं कर रही उस पैसे को जो आपके पास ऑलरेडी है ही नहीं? देखिए, ये थोड़ा सा इमेजिनेशन होगी कि हम ये कहें कि जी वॉर ऑन टेरर का पैसा जो है वो हम तरक्याती पर लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, मेरे से वो कोलेटरल डैमेजेस हो रहे हैं हमारे सूबे के अंदर, वो किसी से ढकी छुपी तो नहीं है कि कितना यानी एक आराम से एक ऑपरेशन हो जाता है या कोई भी ड्रोन हमला हो जाता है तो वो कोलेटरल डैमेजेस जो होता है वो फिर पे करने पड़ते हैं। इसी तरह जो लोग शहादत नोश करते हैं, चाहे वो पुलिस के जवान हैं चाहे और आम लोग हैं, उनकी कंपनसेशन होती है बाकायदा उससे। और इसके अलावा हर साल आप देखें कि पुलिस का बजट बढ़ता जा रहा है, तो ये तो मैं नहीं कह सकता। दूसरा एक अहम चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, 2018 के अंदर फाटा का मर्जर हुआ है, ये तकरीबन कोई 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। मेरा ख्याल शराजी साहब मुझे करेक्ट करेंगे, 2.5 करोड़ तक है तकरीबन, या 2.25 करोड़ इस तरह। ये आबादी जो है, इस पे हर सूबे ने कहा था कि हम हर साल 3% जो है वो देंगे इस हवाले से। लेकिन आपने देखा कि एक रुपया भी नहीं दिया, ना वफाक ने दिया ना सूबों ने दिया, जिन्होंने ये एग्रीमेंट करके सूबे के साथ शामिल किया था फाटा को कि उसकी पसमानदगी दूर करने के लिए जो 10 इयर्स का फार्मूला दिया था, वो 10 साल का फार्मूला, उसमें से कितने साल गुजर गए। 18 के बाद आप देखें, सिवाय खैबर पख्तूनख्वा और किसी सूबे ने वो पैसा नहीं दिया एक्स-वाई फाटा के उस तरक्की के लिए या वहाँ के लोगों के उसके लिए। तो हमें तो बहुत ज्यादा शॉर्टफॉल इस दफा आप देखें क्यों बजट खसारा पेश किया गया, हकीकत की बुनियाद के ऊपर पेश किया ना। हम तो कह देते हैं हर साल के जो हमें इतना रेवेन्यू आएगा और उसकी बुनियाद पे हम अपना बजट बना लेते हैं, लेकिन इस दफा बिल्कुल हकीकत पसंदाना बजट पेश किया और खसारा शुरू किया है हमने कि जी हमारा खसारे का बजट है। उसका मकसद ये है कि हम चार चीजें छुपाएं, जो दे रहे हैं हमें उसी के अंदर रह के हम बात करेंगे। ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया डेफिनेटली। अच्छा, इसमें मैं चाहता हूँ कि ज़रा हम क्विकली उस बिल को भी डिस्कस कर लें जो इस वक्त मौजूद बहस है। और शौकत साहब, मैं आपसे बुनियादी तौर पर पूछना चाहता हूँ कि अगर ये सिंध में भी कुछ इसकी चीज़ें मिलती हैं हमें, या इसकी कुछ चीज़ें हमें पंजाब में भी मिलती हैं कि ठीक है वहाँ पर भी जो मराहत हैं या दीगर जो आप कह लीजिए इस्तेहकाक उनको हासिल है, आप तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं थे बुनियादी तौर पे कि ये अशराफिया है या ये रूलिंग एलीट जो है वो आवाम के दरमियान होनी चाहिए और वो मुख्तलिफ नहीं होनी चाहिए? तो फिर इस बिल की जो ऑलमोस्ट मिमिक करता है उस सब को जो पंजाब में सिंध में जिसके आप खिलाफ थे, वो आप क्यों ला रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में? क्यों चाहते हैं ऐसा हो? बात यह है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो 1988 के एक्ट में मौजूद है, कुछ 1974 के एक्ट में भी मौजूद है।
जी, थोड़ा-सा क्योंकि हम आप ये जो शराज़ी साहब हैं, शायद कल थे या नहीं थे, हमने सारे जितने भी जर्नलिस्ट सीनियर, हम सबको बुलाया था वहाँ पे और उनको ब्रीफिंग भी दी। ज़्यादातर तो जो सहाफ़ती तंज़ीमें थी, उनको ज़्यादा शिकवा था कि जी जो सज़ाएँ दी वो अनाउंस की गई हैं, ये गलत हैं। तो उसमें तो ऑलरेडी बता दिया गया कि जी कोई वर्डिंग में तब्दीली नहीं लाई गई, सिर्फ़ जुर्मानों में इज़ाफ़ा किया गया, तो वह है तो वही पुराना कानून और 88 से ये कानून मौजूद है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे किसी सहाफ़ी के खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन सीएम साहब ने फिर कहा कि जी चूँकि इसमें सहाफ़ी नाराज़ हैं, वापस किया जाए उसको, उसी तर्ज पे लाया जाए जो पहले से है। जुर्माने वग़ैरह जो ये ख़त्म कर दें, तो वो तो हो रहा है इंशाल्लाह। बाकी देखिए ब्लू पासपोर्ट का इश्यू है कि जी बहुत बड़ा एलीट क्लास बनते जा रही है, मैंने एमपीएस। सर जी ये बेसिकली चीज़ ही वो है कि ये फेडरल गवर्नमेंट के अलावा हो नहीं सकती। ये एक टेम्परेरी एक वो करारदाद होती है या आप कहें रिकमेंडेशन होती है। ये रिकमेंडेशन 2014 में भी दी गई। और ममनुआ 2018 बोर का में भी दी लाइसेंस जो है गई। उसकी क्या तर्जीह होगी? हमारे वो मैं दे रहा हूँ आपको। जो स्टैंडिंग कमेटी है हमारी ना, उसको चेयर करती है यूनियन लीग के, उनके खाते में गई है, वो चेयर करते हैं इसको। और इसमें हाटी के लोग हैं, हमारे भी लोग हैं उसमें, लेकिन ज्यादातर जो है ना अपोजिशन के लोग उसमें हैं, क्योंकि हर पार्टी से लोग ये जाते हैं। तो उसमें ये चीज आई है कि जी हम सिफारिश करते हैं वफाक को, क्योंकि उसके साथ लिखा हुआ है कि जी वफाक से सिफारिश हो। इसी तरह का टूल प्लाजा टैक्स है या ये भी वफाक करती है, ये कोई सूबे के साथ नहीं है। और तीसरा जो आपने कहा कि जो सिक्योरिटी के हवाले से जो बात थी, देखिए एक तो यहाँ दहशतगर्दी हो रही है, 30 से 35 एमपीएस को धमकियां भी मिल रही हैं, उनके घरों पे अटैक भी हुए हैं, जो बाकायदा ग्रेनेड फेंके गए हैं, हमारे कई एमपीएस शहीद हुए हैं, मिनिस्टर शहीद हुए हैं। तो उनकी सिक्योरिटी के लिए ये तो ऑलरेडी मौजूद है कि 4 लाइसेंस दिए जाएंगे, लेकिन इसके अलावा अगर कोई लाइसेंस लेना चाहे तो उनको दिए जाएंगे, लेकिन फुल पेमेंट के ऊपर, जिस तरह आम आदमी अप्लाई करता है उसी तरह ये अप्लाई करेंगे और उनको रूल्स में और प्रोसीजर में कोई नरमी उन्हें नहीं होगी। शराई साहब, आप समझते हैं कि बुनियादी तौर पर ये जितनी जो उसकी तौजीहात पेश की हैं शौकत यूसुफ़ज़ई साहब ने, जिस तरह एक्सप्लेन किया है, ये बुनियादी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है और खैबर पख्तूनख्वा के हालात, महल वक़ूअ और मसाइल मामलात को देखते हुए ये इस वक्त कोई आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द बॉक्स फेवर नहीं है जो मांग रहे हों या डिमांड कर रहे हों? देखिए, शौकत ने तकरीबन तमाम बातें बिल्कुल ठीक की हैं। एज फार एज जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बिल है, आप अगर ब्लू पासपोर्ट दे रहे हैं, अगर स्पाउस को आपने ऐड किया तो पहले भी वो एलिजिबल थी, लेकिन ठीक है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ फेडरल लॉज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। एक चीज़ जो मैं समझता हूँ, देखिए अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, देन आप दावे से कह सकते हैं कि जी मैं सरकारी मुलाजमत कर रहा हूँ और मैं ये पैसे मांगता हूँ, ये मेरा इस्तेहकाक है, मैं मानता हूँ। अब आप शौकत, आप इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि तकरीबन 355% इजाफा हुआ है इस वक्त आपके स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और आपके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं। कल मैंने शौकत साहब का एक ट्वीट देखा, अगर मैं होता तो मैं कभी इस बिल को सपोर्ट न करता। आई नो ये एक अपराइट आदमी है, हमारी तरह जर्नलिस्ट हैं, बल्कि ही इज़ अ वर्किंग जर्नलिस्ट, हमारे बड़े अच्छे कुलीग भी रहे हैं। यही वजह है कि शायद साफियों के हवाले से चीज़ें रिवर्ट हुई। लेकिन एक सवाल जरूर पैदा होता है कि वाई द स्पीकर हाउस वांटेड टू मतलब ओवर पावर द एग्जेक्टिव। क्या यहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं है, या एक निज़ाम मौजूद नहीं है, या मैकेनिज्म मौजूद नहीं है? आपके पास देखिए पीका लाज मौजूद है, लेबल के लाज मौजूद है, सिलेंडर के लाज मौजूद है, जो पिछले 30 सालों से हम देख रहे हैं। और बिल्कुल इसमें कोई ऐसी राय नहीं है कि कोई गलत खबर छापेगा या जो है इलीगली वो किसी को एक्यूज करेगा, उसके ऊपर इल्जामात लगाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। तो व्हाई द असेंबली वांटेड टू शो इट अगेन कि हाँ हम ये करना चाहते हैं, एंड देन उस स्पीकर के ऑफिस की इन्वॉल्वमेंट ये जरा सी इरिटेटिंग नजर आती है कि स्पीकर वांटेड टू बी मोर पावरफुल व्हेन इट कम्स टू द ऑपरेशन ऑफ द असेंबली। आपके पास एक एसओपी मौजूद है, आप कैसे ऑपरेट करते हैं। मुझे लगता है कि बुनियादी तौर पे जाहिर चीज़ जब चलती है तो उसमें फिर रास्ता लेते हुए कुछ ना कुछ तरामीम तजावीज आती हैं, जब आप चलते हैं तो फिर उसका एक वे आउट बना फॉर द गुड। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, बेशक अकाउंटेबल है, जर्नलिस्ट इक्वली अकाउंटेबल है कि वो वेरीफाई करे। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत शुक्रिया शराई साहब, नोबडी वुड बी सपोर्टिंग दैट। शराई साहब, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, आप दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।